साथियों एक बहुत बड़ी और एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आई है और एक न्यूज भी कह सकते हैं इसको। वो है कि अमेरिका ने यूनेस्को से अपनी सदस्यता रद्द कर दी है। यूनेस्को एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण एक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिससे अमेरिका अब बाहर हो चुका है। समझते हैं इसको। ट्रम्प साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उन्होंने इस संगठन से अमेरिका को बाहर कर दिया है। अमेरिका इससे पुल आउट हो चुका है। समझते हैं इसको। सबसे पहले आपको ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि जो ये फैसला लिया गया ट्रम्प साहब के द्वारा, प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प इज पुलिंग आउट यूएस यूनाइटेड आउट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, जिसको क्या कहते हैं हम, यूनेस्को कहते हैं। तो साथियों ये क्या है, एक प्रकार से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अमेरिका बहुत पहले से था, इसका एक संस्थापक सदस्य था। तो अमेरिका जब इससे जुड़ा हुआ था तो कहीं ना कहीं फंडिंग भी करता था, अमेरिका इसको सपोर्ट भी करता था। और अमेरिका जब इसको सपोर्ट करता था तो अब जब अलग हुआ है तो कहीं ना कहीं इसको एक झटका लगेगा यूनेस्को जैसे संगठन को। तो इसकी भी प्रतिक्रिया हम समझे कि इसने क्या प्रतिक्रिया दी है और अमेरिका के प्रेसिडेंट क्यों इससे अलग हुए हैं। समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। साथियों ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक संयुक्त राष्ट्र की स्पेसिफिक या एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है ये। ठीक है। ये यूएन के अंतर्गत काम करती है। यूनाइटेड नेशन आपको पता होगा एक बहुत ही बड़ा एक बहुराष्ट्रीय संगठन है जो कि न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसको समझते हैं। यूनेस्को की एक उसका क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका स्थापना आप देख सकते हो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका संविधान बनकर के तैयार हो जाता है और कहीं ना कहीं इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में देखा जाता है। इसका मुख्यालय आप कहाँ देखोगे, पेरिस में देखोगे। पेरिस में इसका जो पहली जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो पेरिस में हुई थी। अगर बात करें तो इसमें मेंबर कितने हैं, 194 इसके मेंबर कंट्रीज हैं और 12 जो है ना इसके क्या है, सहयोगी हैं। 12 क्या है, एसोसिएट्स हैं इसके। ठीक है। इसके बाद आगे अगर देखें तो इसमें एक बड़ी बात यह है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बनाया क्यों गया है। शिक्षा, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, इन सब के लिए क्षेत्र में काम करना, साथ ही शांति और विकास को बढ़ावा देना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस जो टर्म्स होती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को हेरिटेज, यूनेस्को की धरोहर। तो ये जो धरोहरें होती हैं, दुनिया भर की बड़ी बड़ी हेरिटेज साइट्स हैं, धरोहरें हैं, उनको संरक्षित करने का काम यूनेस्को करता है। तो यूनेस्को का सबसे बड़ा काम तो यही है कि हेरिटेज साइट्स को उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना, मानकीकरण करना, सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो हेरिटेज है, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है जो, उनको क्या है, संरक्षित करना। साथ में ये एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है, उसका 4 नंबर का जो गोल है, शिक्षा, मानवाधिकार, समावेशिता, एआई नैतिकता और डिजिटल शिक्षा, इन सब पे काम करता है। साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी महत्व देता है। देखो यूनेस्को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मल्टीलैटरल एक बॉडी है जो कि एक दुनिया के विभिन्न देशों का एक समूह है। ठीक है। होता यह है कि ये पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करता है, दुनिया में शांति रहे और दुनिया में सद्भावना बढ़े, एसडीजी 4 कहीं ना कहीं हम प्राप्त कर पाए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, देखो प्रॉब्लम ये हुई कि सिचुएशन अमेरिका के फेवर में नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी, सिचुएशन अमेरिका के फेवर में नहीं थी। इसके कुछ स्टेप्स ऐसे हो गए जो अमेरिका को पसंद नहीं आए। सीधी सी बात कहें तो अमेरिका नाखुश हो गया यूनेस्को से। कैसे हो गया, देखो इसकी कहानी हमें समझनी पड़ेगी थोड़ा सा हिस्ट्री में, पास्ट में जाकर के। देखो सबसे पहले क्या हुआ, जो रोनाल्ड रीगन थे उन्होंने शुरुआत की थी कहीं ना कहीं अमेरिका को पुल आउट करने की। देखो कहानी ये है कि 1945-46 में जब यूनेस्को बन जाता है तो अमेरिका जैसे कई सारे देश इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। ठीक है। इंडिया भी फाउंडिंग एक मेंबर्स था, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, जब सिचुएशन थोड़ा सा आगे बढ़ती है, समय आगे बढ़ता है, तो अमेरिका यूनेस्को से निकलने की कोशिश करता है। वो है रोनाल्ड रीगन के टाइम पे। ये रोनाल्ड रीगन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है। तो इनके टाइम पे क्या हुआ, फर्स्ट विड्रॉ देखा गया था, फर्स्ट विड्रॉ देखा गया था यूनेस्को का। मतलब यूनेस्को से अमेरिका पहले भी निकल चुका है क्या, यूनेस्को से अमेरिका पहले भी निकल चुका है। दूसरी बार ट्रंप ने निकाला था फिर 2018-19 के टाइम पे, और तीसरी बार यहाँ पे फिर से ट्रंप ने निकाला है। तो तीसरी बार यहाँ पे ट्रंप ने यूनेस्को से अमेरिका को अलग किया है, पुल आउट किया है। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो रोनाल्ड रीगन थे ये क्यों अलग करते हैं। 1983 के टाइम पे यूनेस्को से
अमेरिका को अलग कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने ये आरोप लगाया था कि यहाँ पे ये जो संगठन है एक्सट्रीमली पॉलिटिसाइज्ड हो चुका है, ये करप्शन में इन्वॉल्व हो चुका है, ये पक्षपात करने लग गया है, ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की ओर बढ़ रहा है। इस वजह से रोनाल्ड रीगन ने इसको अलग कर दिया, अमेरिका को, इस अपने आप को अमेरिका से, सॉरी यूनेस्को से अमेरिका को अलग कर दिया। आगे बढ़ते हैं कि आगे कहानी और कैसे बढ़ती है। 1984 में जब ये इफेक्ट में आ जाता है, लागू हो जाता है, तो रीगन प्रशासन ने आरओआई निकासी की संगठन में सोवियत झुकाव और कुप्रबंधन का हवाला देते हुए वही मिसमैनेजमेंट, और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या उन्होंने दिया, रीगन ने यहाँ पे पॉइंट दिया कि कोल्ड वॉर के टाइम पे, वहां पे कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम पे, वहां पे ये आरोप लगाया यूनेस्को पे, रीगन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने आरोप लगाया कि ये किसका सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है रशिया का, सोवियत का। इसलिए क्या है, अमेरिका इस यूनेस्को जैसे संगठन से अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2003 की घटना एक और इंपॉर्टेंट घटती है, वो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अब 2003 में क्या होता है, देख रहे हो, 1984 से लेकर के 2003 तक अमेरिका यूनेस्को का पार्ट ही नहीं है, आप देख रहे हो। उसके बाद 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने पुनः प्रवेश किया, अमेरिका फिर इसका पार्ट बन जाता है यूनेस्को का। फिर क्या होता है, 2017-18 में फिर ट्रंप आ जाते हैं, और ट्रंप ने इसके अपने पहली टर्म में क्या किया था। देखो, ट्रंप 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, आपको जिसको पता नहीं है आपको पता होना चाहिए। एक तो 2016 से 2020 तक, 2016 से 2020 तक, और दूसरी बार बने हैं 2024 से 2028 तक रहेंगे, ठीक है। तो 2028 तक रहेंगे, ये 2 इनके कार्यकाल हैं, आपको पता होना चाहिए। अभी कार्यकाल ट्रंप का ही चल रहा है अमेरिका में, और 2016 से 20 के तक भी अमेरिका में कार्यकाल किसका था, ट्रंप का। जब 2017-18 में ट्रंप अपने राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने फिर क्या किया था, इसको अलग कर लिया था। क्यों किया था, क्योंकि पैलेस्टाइन का मुद्दा यहाँ पे उठाया था। पैलेस्टाइन को यूनेस्को ने मेंबरशिप दे दी, अपना मेंबर बना लिया। अमेरिका चाहता था कि इजराइल को पहली प्रायोरिटी दे यूनेस्को, और पैलेस्टाइन को मेंबर ना बनाए। अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता है, ना कि पैलेस्टाइन का। तो इस वजह से क्या है, अमेरिका ने कहीं ना कहीं इसका विरोध जताते हुए अपने आप को अलग कर लिया कि ये कहीं ना कहीं क्या है, गलत बात है, यूनेस्को को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद देखो सिचुएशन और क्या है, आगे बढ़ती है, समय आगे बढ़ता है, तो फिर 2023 का टाइम आता है। अब यहाँ पे ट्रंप राष्ट्रपति नहीं है, अब यहाँ पे बाइडेन जो है ना, जो बाइडेन यहाँ पे प्रशासनिक जो है पदों पर बैठे हुए हैं, बाइडेन प्रशासन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे देखा जा रहा है। बाइडेन ने क्या किया, यहाँ पे अमेरिका को फिर से इसमें शामिल करा लिया। मतलब 2017-18 से जैसे ही अमेरिका अलग होता है, तो उसके बाद 2023 में, यानी कि 4 से 5 साल बाद अमेरिका फिर से शामिल हो पाता है यूनेस्को में, ठीक है। 23 में जैसे ही शामिल हुआ अमेरिका, उसके बाद क्या होता है, अच्छा, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने शामिल किया था, तो यूएस क्यों रीजॉइन हुआ था इसमें 2023 में, यहाँ पे आर्ग्यूइंग किया गया था दैट एन अमेरिकन प्रेजेंस वाज नीड टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग होल्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं चाइना का दबदबा यूनेस्को जैसे संगठन में बढ़ रहा था। चाइना सेकंड नंबर का सबसे बड़ा फंड देने वाला ऑर्गेनाइजेशन देश है इस ऑर्गेनाइजेशन को। यूनेस्को को सबसे ज्यादा पैसा अगर देता है तो वो अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना। अमेरिका इसका पार्ट नहीं है, तो सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है, चाइना दे रहा है, यानी कि चाइना का दबदबा यूनेस्को में बढ़ेगा। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, बाइडेन क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से अमेरिका को इसमें रिजॉइन करा देते हैं। और फिर क्या होता है, फिर होता है यहाँ पे अमेरिका कहीं ना कहीं इसका पार्ट बन जाता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे फिर क्या होता है, 2024 में फिर चुनाव होंगे, 2024 में फिर चुनाव होंगे, और 2024 में ट्रंप प्रशासन आता है। 2024 में आपको पता होगा 2024 में चुनाव होते हैं, तो ट्रंप प्रशासन आता है। ट्रंप प्रशासन क्या है, यहाँ पे सरकार बनाता है, और 2025 के जनवरी महीने, सॉरी कहें जनवरी या फरवरी महीने में, कौन से महीने में, फेब के महीने में, ट्रंप आदेश दे देते हैं। क्या दे देते हैं आदेश, कि यूनेस्को में अमेरिकन जो मेंबरशिप है, अमेरिका की जो मेंबरशिप है, उसको फिर से रिव्यू किया जाएगा। क्या अमेरिका यूनेस्को का मेंबर रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात को रिव्यू करेगा अमेरिका फिर से। अमेरिका ने, यूएस ने, हमें ट्रंप प्रशासन ने यहाँ पे फिर से एक टीम गठित की और उसको रिव्यू का काम दे दिया। ट्रंप ऑर्डर अ 90-day रिव्यू ऑफ अमेरिकाज प्रेजेंस इन यूनेस्को बैक इन फरवरी, ठीक है। तो फरवरी में ये घटना घटित हुई, और अमेरिका ने जैसे ही रिव्यू कमेटी बनाई, और रिव्यू कमेटी ने फैसला अंतिम रूप से सुनाया कि अमेरिका को इस संगठन से अलग हो जाना चाहिए, तो अमेरिका ने फैसला ले लिया, ट्रंप प्रशासन ने साइन कर दिए।
22 जुलाई 2025 को कि अब अमेरिका क्या होगा, इस संगठन से क्या हो जाएगा, बिल्कुल तरीके से अलग हो जाएगा। यानी ट्रंप ने दूसरी बार अपने आप को यानी अमेरिका को अलग किया है इस यूनेस्को जैसे संगठन से। तो समझने वाली बात यह है कि ट्रंप अपने समय काल यानी फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म दोनों में अमेरिका को यूनेस्को जैसे संगठन से अलग कर लेते हैं। अब रही बात उसके अलावा कौन से प्रेसिडेंट अमेरिका को यूनेस्को से अलग करते, तो वो थे रीगन 1983 में। उनके बाद शामिल किसने कराया था, जॉर्ज बुश ने 2003 में। उसके बाद अलग किसने किया, फिर ट्रंप ने 2017-18 में। फिर ज्वाइन किसने कराया, जो बाइडेन ने। फिर अलग किसने फिर कर लिया, फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने। उसके बाद अब देखते हैं ज्वाइन कौन कराता है, या फिर फ्यूचर में ऐसी संभावना होती है या नहीं होती है। एक बात यहाँ पे ये समझना है कि अपॉन कंडक्टिंग द रिव्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल टुक इशू विद द यूनेस्को DEI पॉलिसी एज वेल एज इट्स प्रो पैलेस्टीनियन एंड प्रो चाइना बायस, द ऑफिशियल टोल्ड द पोस्ट। देखो यहाँ पे एक यूनेस्को की DEI एक पॉलिसी है, ये बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं अमेरिका ने बताया कि भेदभावपूर्ण है। अब आप लोगों को बताना है कि ये पॉलिसी क्यों ऐसी भेदभावपूर्ण है जिससे ट्रंप को गुस्सा आ गया। और भी दो तीन बातें हैं, लेकिन ये भी एक बहुत खतरनाक पॉलिसी जो ट्रंप को लगी कि ये खतरनाक है हमारे अमेरिका के लिए। अमेरिकन फर्स्ट जो है एक उनका नारा, उसको कहीं ना कहीं क्या करती है, वायलेट करती है। तो उन्होंने अमेरिका को इससे अलग किया। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, लेकिन ये एक उसका कारण हो सकता है। आपको ये बताना है कि ये DEI पॉलिसी है क्या जो यूनेस्को ने जारी की है, जिससे ट्रंप को गुस्सा आ गया। अब समझते हैं ऐसा क्यों किया आखिर ट्रंप ने, वजह बताओ। ठीक है, एक तो DEI वाला मुद्दा तो मैंने बता ही दिया। अभी और क्या क्या ऐसी वजह थी, एक पॉलिसी तो वजह नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम समझते हैं अमेरिका बाहर निकलने के पीछे कौन कौन से कारण है। अमेरिका के बाहर निकलने के पीछे तो एक तो सबसे बड़ा कारण है यूनेस्को पर इजराइल विरोधी झुकाव। यूनेस्को ने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, कुछ ऐसे बयान, यूनेस्को की कुछ ऐसे इनिशिएटिव रहे हैं जिससे ये पता चलता है या ये अंदाजा लग जाता है कि यूनेस्को कहीं ना कहीं इजराइल विरोधी जा रहा है, इजराइल विरोधी बातें हो रही हैं उसकी, या यूनेस्को पैलेस्टीन या हमास के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है, आप समझते हैं कैसे। देखो कुछ मैं फैक्ट दिखाऊंगा, कुछ सबूत बताऊंगा यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यूनेस्को वाकई झुकाव था उसका किसके प्रति, पैलेस्टीन के प्रति या फिर हमास के प्रति। कुछ ना कुछ अलग अलग वजहों से रहा है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो वहां के लोगों की सुरक्षा को लेकर के हो। ठीक है, खैर अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। विशेषकर पैलेस्टीन की सदस्यता, जो 2011 में पैलेस्टीन को सदस्यता मिली थी, उससे अमेरिका बहुत ज्यादा नाखुश था। ठीक है, 2011 के टाइम पे वैसे तो प्रेसिडेंट ओबामा थे, लेकिन ओबामा ने उतना ज्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन ट्रंप ने आते साथ ही यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रंप ने आते साथ ही यहाँ पे पैलेस्टीन के मुद्दे को बड़ा चढ़ा करके बताया और अपने आप यानी अमेरिका को यहाँ पे यूनेस्को से अलग कर लिया। साथ ही उसने ये कहा कि संगठन वोक, विभाजनकारी सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि DEI, यहाँ पे हिंदी में देखो लिखा भी है, DEI मतलब विभाजनकारी सामाजिक सांस्कृतिक जो नीतियां हैं इनको बढ़ावा दे रहा है, जो अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट की नीति के विपरीत है। मैंने बताया ना, अमेरिका फर्स्ट के कहीं ना कहीं उसको वायलेशन ये नीति करती है। इसमें होता क्या है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है साथियों, यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में वो सबूत क्या है। सर बताओ, वो सबूत बताओ जिससे हमें पता चल पाए कि यूनेस्को ने ऐसी कौन सी हरकतें कर दी जिससे अमेरिका नाराज हो गया यूनेस्को से। देखो ये रिपोर्ट देख रहे हो आप, यूनेस्को ने जारी करी थी, ये 2023 की रिपोर्ट है ये साथियों। इसमें लिखा है, यूनेस्को की रिपोर्ट में क्या लिखा है देखना, फाइटिंग रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन आ यूनेस्को टूल किट। अब आपको ध्यान होगा 2020 में अमेरिका में रेसिज्म के खिलाफ एक बहुत बड़े पैमाने में प्रोटेस्ट हुए थे। फ्लॉयड नाम के एक ब्लैक पर्सन को यहाँ पे पुलिस वालों ने मार डाला था, उसकी गर्दन पर अपना पैर रख के वहां के पुलिस वालों ने। तो वहां पे हुआ ये था कि वहां पे लोगों ने रेस यानी कलर के बेसिस पे एक मुद्दा या फिर एक मूवमेंट खड़ा किया था कि अमेरिका जैसे देशों में आज भी रेसिज्म कितना हावी है, कि वहां पे ब्लैक लोगों की सुरक्षा आज भी नहीं होती है। तो इसको क्या है यहाँ पे, अमेरिकन जो अमेरिका में ट्रंप के समर्थक हैं, वो लोग कहीं ना कहीं देखे जाते कि वो रेसिज्म को बढ़ावा देते, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, व्हाइट लोगों को सपोर्ट करते हो। ट्रंप भी कहीं ना कहीं कुछ मामलों में व्हाइट जो लोग हैं, श्वेत जो लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं समर्थक माना जाता है और कंजर्वेटिव माना जाता है कुछ मामलों में। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे रेसिज्म का मुद्दा जो है ना ट्रंप के अगेंस्ट गया। ट्रंप ने कहीं ना कहीं ऐसे कुछ बयान भी दिए जिससे पूरा का पूरा जो मूवमेंट था
रेसिज्म का जो मूवमेंट था उससे पूरा पता चलता है कि अमेरिका में जो ट्रम्प का प्रशासन है या ट्रम्प के जो समर्थक हैं और बगल में उनके विरोध में जो रेसिज्म के मूवमेंट करने वाले जो ब्लैक लोग हैं, उनके बीच में क्या है, एक तनातनी, एक कहीं ना कहीं क्या है, एक विरोध का माहौल बना हुआ है, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। तो अमेरिका में जो ट्रम्प है उनको ये पसंद नहीं आया कि रेसिज्म का मूवमेंट इतना बढ़ गया हो, मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं सभी। तो वहां पे साथ में यूनेस्को भी एक ऐसा कदम उठा देता है कि फाइटिंग रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन आ यूनेस्को टूल किट, उसने टूल किट जारी कर दी रेसिज्म को खत्म करने के लिए। अमोंग द फॉल्ट साइटेड आ यूनेस्को पब्लिकेशन ऑफ एन एंटी रेसिज्म टूल किट इन 2023, जिससे क्या हुआ, अमेरिका में ट्रंप ने नोटिस किया कि ये जो यूनेस्को है ना, इससे जरूर मैं बदला लूंगा। 2023 में उसने नोटिस कर लिया कि ये क्या कर रहा है, यूनेस्को क्या कर रहा है, हमारे मतलब कहीं ना कहीं रेसिज्म का जो मुद्दा है वो उठा रहा है और हमारा कहीं ना कहीं और बदनामी कर रहा है, अमेरिका ट्रंप की बदनामी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने जो जो भी उससे गलतियां हो गई हैं और जो भी उसने किया, तो उसकी बदनामी इस टूल किट के माध्यम से, इस रिपोर्ट के माध्यम से हो रही है उसकी। जैसे ही 2024 आया तो उसने क्या है, यूनेस्को से अलग कर लिया अपने आप को। दूसरा इनिशिएटिव ये है 2024 में ट्रांसफॉर्मिंग मेंटेलिटीज, देखो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ट्रांसफॉर्मिंग मेंटेलिटीज इनिशिएटिव, अ रिपोर्ट हाईलाइटिंग द ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन इंडिया एम्ड एट रीशेपिंग हाउ मेन थिंक अबाउट हार्मफुल जेंडर नॉर्म्स। ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई कि कहीं ना कहीं भारत में, भारत जैसे देशों में जो जेंडर एक इनइक्वालिटी बढ़ी हुई है उसको बराबर किया जाए, तो उसको एक समान किया जाए, समानता लाई जाए, जेंडर इक्वेलिटी लाई जाए। ठीक है, अब इंडिया जैसे देशों में ये बहुत बड़ी समस्या है कि लिंग भेद बहुत ज्यादा होता है, जेंडर इनइक्वेलिटी बहुत होता है, तो यहाँ पे यूनेस्को बहुत बड़े पैमाने फंडिंग भी करता है, सपोर्ट करता है, ऐसे इनिशिएटिव चलाता है। ठीक है, ये भी रिपोर्ट एक बड़ा कारण ये रही है क्योंकि इससे क्या है, अमेरिका को एक बहुत बड़ा गुस्सा ये आता है कि वो फंड बहुत देता है, अमेरिका पैसा बहुत देता है, लेकिन उसको बदले में मिलता कुछ नहीं यूनेस्को से। इंडिया जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश, चाइना जैसे देश और यहाँ पे ब्राजील जैसे देश, साउथ अफ्रीका जैसे देश को क्या होता है, यहाँ पे फंडिंग मिलती है यूनेस्को की तरफ से हेरिटेज के संरक्षण के लिए और ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए। तो इससे अमेरिका नाराज हो गया कि पैसे हम दे रहे हैं और लुटा तुम कहीं और रहे हो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा रहा है। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो, उसके बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि मीनवाइल यूनेस्को यूज्ड इट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू फोर्स थ्रू एंटी इजराइल एंड एंटी ज्यूइश एक्शंस। बहुत बड़ी बात लिखी है कि यूनेस्को का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड था, इसने कुछ ऐसी गतिविधियां की जिससे लगा कि एंटी इजराइल हो चुका है यूनेस्को, एंटी ज्यूइश हो चुका है, उसके कुछ ऐसे कदमों से लगा कि एंटी ज्यूइश हो चुका है, एंटी इजराइल हो चुका है, जिससे वहां के लोग कहीं ना कहीं क्या है, अब यूनेस्को के खिलाफ हो गए हैं, यूनेस्को को पसंद नहीं करते हैं। अमेरिका ने देखा कि किस तरीके से यूनेस्को एंटी इजराइल हो रहा है, ये नहीं चलेगा क्योंकि यूनेस्को एक बहुत बड़ी संस्था है और इजराइल और अमेरिका की बहुत अच्छी दोस्ती है। इसराइल कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव अमेरिका का है, अमेरिका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक एक जो सहयोगी है वो इसराइल है मिडिल ईस्ट में, इसराइल को खोना नहीं चाहता अमेरिका। तो उसको कहीं ना कहीं समझाने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने क्या किया, बोला कि कहीं ना कहीं अगर यूनेस्को एंटी इसराइल काम करेगा तो मैं यूनेस्को के साथ नहीं रहूंगा, सीधी सी बात है ना, आर्य पार होगा, सीधी सी बात। ठीक है, हम ट्रंप ने आर्य पार कर दिया यहाँ पे। अब आती है एक बात, चर्च। देखो यहाँ पे चर्च देखना, चर्च ऑफ नेटिविटी ऑफ जीसस बेथलेहम पैलेस्टीन। ठीक है, पैलेस्टीन की एक चर्च यहाँ पे आप फोटो दिख रही होगी, यह है वो चर्च। इस चर्च को क्या किया यूनेस्को ने, देखो यूनेस्को क्या करता है, बड़े बड़े जो चर्च होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद होती हैं, या बड़े बड़े जो बड़ी इमारतें, पुरानी इमारतें होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेरिटेज होती हैं, साइट्स होती है, तो उनको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, स्टैंडर्डाइज करता है, वो डेजिग्नेट करता है। तो यहाँ पे क्या किया कि इसने डेजिग्नेटिंग किया, ज्यूइश होली साइट है ये। देखो ज्यूइश होली साइट है, मतलब ज्यूइश की, ज्यूइश धर्म है जो यहूदी धर्म है, जो इजराइल के लोगों का धर्म है, ये इजराइल के लोगों का धर्म है। ठीक है, ज्यूइश, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं यहूदी धर्म। ठीक है, तो इजरायली लोगों का धर्म है। तो जो ये चर्च है या ज्यूइश ये होली साइट है, इस पे क्या किया कि इसको पैलेस्टीनियन वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया। क्या कर दिया, पैलेस्टीनियन वर्ल्ड हेरिटेज। अब ज्यूइश है यानी कि इजराइल का हेरिटेज घोषित होना चाहिए, सीधी सी बात है। ज्यूइश की हेरिटेज साइट है तो किसको मिलना चाहिए, इजराइल को मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन उसको घोषित कर दिया, डेजिग्नेट कर दिया पैलेस्टीनियन कैटेगरी में।
तो इससे क्या हुआ, व्हाइट हाउस ने यहाँ पे इस पे कहीं ना कहीं कड़ी प्रतिक्रिया दी कि ये ऐसा कैसे हो गया, यूनेस्को ने ऐसी गलती कैसे कर दी कि जो साइट इजराइल की है उसको हेरिटेज इजराइल का बनाना चाहिए ना, पैलेस्टीन का कैसे पार्ट आप बोल सकते हो उसको। तो यहाँ पे अमेरिका नाराज हो गया। उसके बाद आगे क्या होता है, उसके बाद अमेरिका का एक और बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि यूनेस्को फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली बार बार क्या कर रहा है, एक ऐसी लैंग्वेज यूज करता है जिसमें लिखा होता है स्टेटिंग दैट पैलेस्टीन इज ऑक्यूपाइड बाय इजराइल। मतलब बार बार ऐसे ऐसे उसके जो भी रिपोर्ट आ रही है उनमें बार बार ये लिखा जा रहा है कि पैलेस्टीन इज ऑक्यूपाइड इजराइल, इजराइल ने कहीं कब्जा कर रखा है पैलेस्टीन पे, पैलेस्टीन एक अच्छा देश है, स्वतंत्र देश है, उस पर इसराइल कब्जा करके आ गया है, कब्जा करने आ गया है। तो जो कि लैंग्वेज अमेरिका को पसंद नहीं है, इसराइल को तो वैसे भी नहीं आएगी, अमेरिका को पसंद नहीं आई। देखो इसराइल को पसंद आए ना, छोटा देश है, वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो अगर बाहर या रहे या फिर पार्ट भी हो जाए तो यूनेस्को को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका जैसा देश अगर कोई भी फैसला लेता है तो यूनेस्को को फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये लेक्चर भी कर रहे हैं। अब आगे समझते हैं क्या है एक और बात। एंड कंडेम्ड, यहाँ पे अमेरिका ने कहीं ना कहीं कंडेम्ड किया है कि ज्यूइश जो स्टेट्स वॉर है, देखो यहाँ अमेरिका सॉरी बोल रहा हूँ, यूनेस्को ने यहाँ पे कंडेम्ड किया है, यूनेस्को ने कंडेम्ड किया है, क्या कंडेम्ड किया यानी निंदा की है यूनेस्को ने कि ज्यूइश जो स्टेट वॉर है, क्या है देखो यहाँ पे उसने ज्यूइश स्टेट वॉर वर्ड यूज किया है, कितनी बड़ी बात है, यानी यहूदियों ने एक युद्ध छेड़ रखा है ना, ऑन हमास, हमास पर यहूदियों का युद्ध, युद्ध किसने किया है, ज्यूइश ने, किस पर, हमास पर। हमास एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है, अमेरिका ने भी घोषित कर रखा है और इसने इजराइल ने भी घोषित कर रखा है। तो हमास के ऊपर किसका युद्ध हो रहा है, ज्यूइश का हो रहा है, विदाउट क्रिटिसाइजिंग द टेरर ग्रुप्स ब्रूटल रीन ओवर गाजा। ठीक है, उसने क्या किया है यूनेस्को ने, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ कि यूनेस्को ने ये कहा है कि हमास एक टेरर ग्रुप नहीं है और कहीं ना कहीं ज्यूइश जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वॉर कर रहे हैं हमास के ऊपर। मतलब हमास को बहुत ही ज्यादा कैसा दिखाया गया है, पीड़ित के रूप में दिखाया गया, विक्टिम है हमास, हमास कोई बुरा संगठन नहीं है। यूनेस्को ने इस तरीके की जो हरकतें की हैं कि हमास को एक आतंकवादी संगठन आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, आज तक बोला नहीं है उस पर, और साथ में एक तरीके की ये जो लैंग्वेज है ज्यूइश स्टेट वॉर, तो जिससे क्या हुआ एक मैसेज गया अमेरिका और इसराइल के सामने कि ये कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है ये संगठन, इससे अलग होना पड़ेगा, ये बहुत क्या पैसे हमसे लेता है और बातें किसकी कर रहा है, बातें संगठनों की कर रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, पैसे जबकि हम दे रहे हैं, अमेरिका ने ये सोचा पैसे हम दे रहे हैं लेकिन बातें उनकी कर रहा है, हमारे दुश्मनों की बातें कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखो और क्या हमें सबूत मिलते हैं इसके इसकी गलतियों के, जैसे अमेरिका अलग होता है। एक और यहाँ पे बहुत खतरनाक बात यह है कि बीजिंग, चाइना, चाइना का बड़ा रोल है यहाँ पे। एडिशन, बीजिंग इज द सेकंड लार्जेस्ट फंडर ऑफ द यूनेस्को विद चाइनीज नेशनल्स लाइक डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जिंग कू इन की लीडरशिप पोजीशंस। ठीक है, यहाँ पे बात ये आई है कि चाइना इस यूनेस्को जैसे संगठन का सेकंड सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट फंडर है, सबसे ज्यादा दान करता है, सेकंड नंबर का। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेरिका अलग हो जाता है तो सबसे ज्यादा दबदबा किसका होगा, चाइना का होगा। ठीक है, चलो अमेरिका पार्ट भी रहता है तो भी यूनेस्को में एक हरकत या एक ये आदत हो गई थी कि ये जो यूनेस्को था बार बार चाइना का कहीं ना कहीं पक्ष लेता था, चाइना की भाषा बोलता था। ठीक है, जो यहाँ पे इनके जो डायरेक्टर जनरल है, किसके डायरेक्टर जनरल, चाइना के, जो सेकंड लार्जेस्ट चाइना फंडर है यूनेस्को का, और चाइनीज नेशनल जो है डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जो शिंकू है, इसमें कहीं ना कहीं देखे जाते तो इनका कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, जिससे चाइना अपना सॉफ्ट पावर यूज करके यूनेस्को को अपने तरीकों से चला रहा है, अपनी कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे। एंड विद द ऑफिशियल सेइंग दैट चाइना हैज leveraged its influence over UNESCO to advance global standards that are favorable to Beijing's interest। ठीक है, आई बात समझ में कि कहीं ना कहीं ये चाइना के इंटरेस्ट या बीजिंग इंटरेस्ट में ज्यादा काम करता है, उसके फेवर में ज्यादा है। अमेरिका कहीं ना कहीं फंड करने के बावजूद भी पीछे पीछे उसका कहीं ना कहीं क्या है, योगदान माना जाता है। तो इससे क्या हमें समझ में आता है कि इससे हमें ये समझ में आता है कि अमेरिका के पास सॉलिड रीजन थे, उसके अलाइज यानी कि इसराइल जैसे देश कहीं ना कहीं बिल्कुल भी क्या है यूनेस्को के आ, जो पॉजिटिव वो है पॉइंट्स उनके अंतर्गत नहीं आ रहे, यूनेस्को हमेशा नेगेटिविटी ही फैला रहा है अमेरिका और इसराइल के प्रति।
तो अमेरिका ने फैसला ले लिया है कि हम फंड जो इतना सारा कर रहे हैं कोई हमारे पक्ष में नहीं है, अमेरिका को कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रही यहाँ पे, इसलिए क्या करना चाहिए, अलग करना चाहिए। अब अल्टीमेटली इसका क्या होगा, परिणाम क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ रहा है, इफेक्ट होगा कि यूनेस्को के बजट में कमी आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका अकेले ही 8% तक फंड देता था। अगर यूनेस्को को 100 रुपए मिल रहे हैं तो अकेले 8 रुपए अमेरिका देता था, ठीक है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है, 6-7 रुपए शायद वो देता होगा, 6-7%, ठीक है। संगठन के अन्य स्रोतों से वित्त पोषण में विविधता लाई है, जिससे कुल बजट क्या हो गया है, बड़ा है। अब यहाँ पे संगठन यूनेस्को ने एक बात बोली है कि देखो, हमें अमेरिका की अब कोई जरूरत नहीं, सीधी बात उसने भी जवाब दे दिया। अमेरिका अगर 8% नहीं देगा तो हमारे पास और भी सोर्सेस है जहां से हमें फंड मिल जाएगा। बहुपक्षवाद में संकट अमेरिका की अनियमित भागीदारी और वैश्विक सहयोग को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। अमेरिका इस तरीके से अलग होता है, फिर पार्ट बनता है, अलग होता है तो पार्ट बनता है, तो अमेरिका को अब कोई भी देश होता है सीरियस नहीं लेता, खासतौर पर यूनेस्को तो सीरियस नहीं लेता है। शिक्षा और क्लाइमेट वर्कशॉप जैसे वैश्विक कार्यक्रम में अमेरिका की सक्रियता का क्या होगा, नुकसान होगा। अमेरिका कहीं ना कहीं इसका पार्ट नहीं है, तो अमेरिका का एक जो बड़ा एक सहयोग होता था वो बाकी देशों को नहीं मिलेगा, यूनेस्को जैसे देशों को नहीं मिलेगा। इसके बाद भारत पर क्या असर पड़ेगा और भारत को अवसर क्या है, ऐसी स्थिति में भारत पर एक इम्पैक्ट भी पड़ेगा और भारत को एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। देखो अपॉर्चुनिटी ये मिलेगी, पहले अच्छी खबर समझ लेते हैं कि यूनेस्को में भारत की कूटनीतिक प्रभाव बढ़ जाएगा, भारत का जो एक डिप्लोमेटिक पावर है वो बढ़ जाएगा, भारत कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी यूनेस्को को चला सकता है, क्योंकि अब जो पावरफुल देश था, सबसे पावरफुल वो तो अलग हो गया, चाइना बचा है, उसके बाद भारत, रशिया जैसे देश या फिर ब्रिटेन जैसे देश ही बचेंगे, जापान जैसे देश, ठीक है। विश्व धरोहर, एआई एथिक्स, लड़कियों की शिक्षा, गर्ल्स के एजुकेशन, इन रिसोर्सेस में कहीं ना कहीं योगदान अपना भारत का है, बढ़वा सकता है यूनेस्को के माध्यम से। भारत को एक चुनौती है, चैलेंज ये है कि फाइनेंसिंग जो है उसमें कमी आ जाएगी। अब देखो अमेरिका पैसे तो देता था, ठीक है, तो इंडिया को फंड मिल जाता था, जैसे वो इनिशिएटिव पड़ा था मेंटेलिटीज वाला, तो हमें इंडिया को फंड मिल जाता था, दबदबा जरूर नहीं था लेकिन पैसे तो मिल जाते थे, तो पैसे में कमी आएगी, हमारा पावर बढ़ जाएगा लेकिन हमें फंड कम मिलेगा, अब ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यूनेस्को ने यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या दिया है। देखो यूनेस्को यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है कि वहां के उनके अध्यक्ष बोल रहे हैं, क्या नाम है, ऑन्द्रे अजोले, ठीक है, एजोले या फिर ऑन्द्रे एजोली। तो इन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया है, इन्होंने ये कहा है कि दिस वॉज एंटिसिपेटेड, है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, यूनेस्को इज प्रिपेयर्ड, यूनेस्को तो पहले ही पता था, और यूनेस्को को पहले ही लग रहा था कि अमेरिका ऐसी कुछ हरकत करेगा, और ट्रंप के आने के बाद ये होना तय था, उसको लग रहा था, ये वहाँ उनके अध्यक्ष ने कहा है यूनेस्को के। तो अमेरिका ने जैसे ही ये अलग किया, यूनेस्को के अध्यक्ष ने ये जवाब भी दे दिया कि हम पहले से ही प्रिपेयर थे, अमेरिका अलग होने की संभावना अमेरिका की थी। उन्होंने ये भी बोला कि अमेरिका की वित्तीय संरचना, सॉरी, यूनेस्को की वित्तीय संरचना यानी फाइनेंसिंग, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है कि ले ऑफ, यानी कोई भी व्यक्ति को जो यूनेस्को के अंतर्गत जॉब में है या जॉब काम कर रहे हैं, नौकरी पे काम कर रहे हैं, यूनेस्को उनको किसी को जॉब से नहीं निकालेगा, इतना पैसा है यूनेस्को के पास कि वो सबको जॉब पे रखेगा, सबको फंड करेगा और सभी कहीं ना कहीं अपना काम करेंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी साथियों, और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया हो कि कैसे अमेरिका ने अपने आप को यूनेस्को से पुल आउट कर लिया है। थैंक यू सभी को, जय हिंद।